बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। इसमें आज पढ़ेंगे क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं जो है 4 प्रकार की होती हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से प्रदर्शित करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हम इन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाए हैं। आज हम उसी के जस्ट आगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हिंदी में चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसको यहाँ पे हम आज स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम देखेंगे कुछ पॉइंट वाइज हम यहाँ पर बोल रहे हैं, जो यहाँ पर नोट करने संबंधित होगा। आप अपने कॉपी में उसका नोट्स बनाते चलेंगे और यहाँ पर उसी को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। पहली चीज यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये पहली पॉइंट इसको ऐड करेंगे। और दूसरी पॉइंट देखेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो पर एक जीमैन प्रभाव आया। क्या आया? जीमैन प्रभाव। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जीमैन प्रभाव। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है जीमैन प्रभाव क्या होता है, तो उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कभी कभी पेपर में आता है कि यहाँ पर इसके नाम से नहीं आएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, कभी कभी जीमैन प्रभाव या जीमैन इफेक्ट के नाम से आता है। तो यहाँ पर जीमैन प्रभाव क्या होता है, हम उस पर चर्चा करते हैं। जीमैन प्रभाव, तो जीमैन प्रभाव ने यहाँ पर 1896 में बताया कि जब ऐसे तत्व को जो यहाँ पर देखेंगे वो यहाँ पर कह सकते हैं स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करते हैं। यानी कि जीमैन प्रभाव ने 1896 में बताया ऐसे तत्व जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उत्सर्जित करते हैं। क्या उत्सर्जित करते हैं? स्पेक्ट्रमी रेखाओं। यानी कि यहाँ पर जीमैन प्रभाव ने 1896 में बताया ऐसे तत्व जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उत्सर्जित करते हैं, यदि इनको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, यदि इनको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हमारा क्या है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, यदि इसको हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें से उत्सर्जित होने वाली स्पेक्ट्रम रेखाएं अपने सूक्ष्म घटकों में कह सकते हैं, अपने घटकों में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। यानी कि ये अपने घटकों में क्या होते हैं, ये विभक्त हो जाते हैं। लेकिन इनकी तरंगदैर्घ्य जो होगी ये लगभग क्या होती है, आपस में बराबर होगी। जो इनकी तरंगदैर्घ्य होगी लगभग सभी का आपस में ये क्या होगा, बराबर होगा। इसके आधार पर जो है जीमैन ने बताया कि जो सबसेल है, सबसेल हम क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर हम बात करें, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हमको जानकारी देता है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जैसे KLMN इत्यादि से हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, जो यहाँ पर 1 2 3 4 इत्यादि। अब यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये सबसेल, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताता है कि सेल के अंदर क्या पाया जाता है, सबसेल पाया जाता है। उस सबसेल के अंदर, सबसेल हमारा क्या होता है, S हो सकता है, P D और F, ये हमारा क्या है, सबसेल। यानी कि यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर क्या पाया जाता है, सबसेल पाया जाता है, सबसेल S P D F। अब यहाँ पर जो जीमैन ने बताया कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो ये सबसेल के अंदर
सब सेल पाया जाता है। सब सेल या जो है उसी को उपकोष कह सकते हैं हिंदी में, या उसी को ऑर्बिटल्स कह सकते हैं या कक्षक कह सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी का इन्होंने क्या नाम दिया, ऑर्बिटल्स या कक्षक नाम दिया। कक्षक या ऑर्बिटल कह सकते हैं, ऑर्बिटल्स नाम दिया, या उसी को सब यहाँ पर सब सेल, यहाँ पर ये देखेंगे सब सेल ये कह सकते हैं। तो यानी कि जीमैन प्रभाव ने बताया कि जब ये अपने प्रयोगों से कि यहाँ पर ये बताया कि इसमें क्या पाए थे, सब सेल या कक्षक या ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। तो यानी कि एक नई चीज की और खोज हो गई, यानी कि जो यहाँ पर ध्यान से एक बार पुनः समझेंगे कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये चक्कर लगाते हैं, ये घूमते हैं, ये एक वेव फॉर्म में होते हैं, इतना ध्यान रखना है, ये सर्कुलर पाथ में नहीं होते हैं। ये यहाँ पर देखेंगे एक जो इसके बाहर जो घूमते रहते हैं, यानी कि जिसमें घूमते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, जिसको हम यहाँ पर KLMN नाम से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम नंबर में बोले n की वैल्यू अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n कहते हैं। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इत्यादि ये सभी होते हैं। अब यानी कि सेल के अंदर भी क्या चीज पाया जाता है, सब सेल पाया जाता है, जिसको SPDF कहते हैं, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर ये प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये प्रदर्शित करता है जीमैन प्रभाव के बाद जो है ये माना गया, जीमैन प्रभाव ने जब ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो सबसेल है, सबसेल के अंदर भी सबसेल या कक्षक या ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। यही प्रभाव क्या कहलाता है, जीमैन प्रभाव कहलाता है। इसको यहाँ पर ये नोट करेंगे, कभी कभी पेपर में आता है जीमैन प्रभाव क्या होता है। और तीसरी पॉइंट हम देखते हैं, तीसरी पॉइंट यहाँ पर बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में परमाणु के द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की प्रत्येक आवृत्ति, जितने भी प्रत्येक आवृत्ति होंगे वो अपने घटकों में अपने प्रत्येक घटकों में विभक्त हो जाती है। उस समय जो होगा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष अगर देखा जाए, जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष अगर देखा जाए उसका यहाँ पर कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग का मान अर्थात m की वैल्यू m बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा यहाँ पर m की वैल्यू जो हो जाएगा m बराबर हो जाएगा h/2π। यानी कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रखा गया, जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जो प्रत्येक किरणें अपने घटकों में विभक्त हो जा रहे हैं, उस समय अगर से उस इलेक्ट्रॉन का जो है कोणीय संवेग का मान पूछा जाए तो m = क्या होता है, h/2π होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोणीय संवेग का मान, ये चारों में से कभी कभी ऑप्शन क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कोणीय संवेग क्या होता है, उसका फार्मूला, और एजीमुथल क्वांटम नंबर का कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होगा, और यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए उसका जो है कोणीय संवेग का मान क्या होगा, यहाँ पर हम नोट किए हैं। ये हमारा क्या है, ये कोणीय संवेग। एक चीज ये ध्यान देना है, कोणीय संवेग जो ये निकाला गया है, कोणीय संवेग को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि कोई जब यहाँ पर ऐसे तत्व को जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो यानी कि उसमें से जो यहाँ पर ये अपने घटकों में विभक्त हो रहे, यानी कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं अपने घटकों में विभक्त हो रहे थे, यानी कि इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में उस इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग क्या होगा, m = h/2π होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि नंबर 4 की बात करें। नंबर 4 में हमें बता रहे हैं जो L यहाँ पर जो m का मान होता है, कह सकते हैं
m का मान होता है, यानी कि l के किसी मान के लिए ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये इसमें निकालना पड़ेगा कि l के किसी मान के लिए, l के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए यहाँ पर l के किसी मान के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसी मान के लिए m का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, m का मान प्लस माइनस l से प्लस माइनस l तक, इसको भी समझा रहे हैं, प्लस माइनस l से प्लस माइनस l तक ये शून्य सहित होंगे, शून्य सहित। इसको समझेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं l के किसी मान के लिए m का मान जो होगा वो प्लस l से लेके यहाँ पर प्लस माइनस l से लेकर के प्लस माइनस l तक ये हो सकता है। इसको समझेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर मान लिया जाए यदि यहाँ पर l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यानी कि l की वैल्यू हम ऐसे समझते हैं कि एक हम लाइन खींचते हैं, उस लाइन के बीचों बीच हम 0 खींच देते हैं। इसको समझेंगे। एक लाइन हम खींचे, इसके राइट हैंड में 1 2 3 और इधर -1 -2 -3 इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर ये समझेंगे यदि l का मान 0 है, यदि l का मान 0 है तब m का मान क्या होगा। m का मान देखेंगे, हम बोले हैं प्लस l से लेके माइनस l तक, यानी कि इधर क्या प्रदर्शित करता है प्लस l और इधर क्या माइनस, यानी कि यहाँ पर देखेंगे इधर प्लस l और इधर क्या हो जाएगा माइनस l, या चाहे उसी को इधर कर दीजिए या इधर कर दीजिए। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि 0 से और ना तो आगे जाना है ना तो पीछे जाना है, इसलिए m का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर m का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यानी कि 0 जब m का मान 0 होता है तो यहाँ पर एक चीज हम यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर m का मान यदि 0 है वो उसके लिए हम किस सबसेल का प्रयोग करते हैं, यस सबसेल के लिए। और यदि m 1 है उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, p। यदि m क्या है 2 है उसके लिए d। यदि m की वैल्यू यहाँ पर 3 आई है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, SPD, उसके लिए f। यहाँ पर ये l बराबर क्या आया है 0 आया है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर m की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यानी कि कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। तो यानी कि यहाँ पर जब 0 इसको कह सकते हैं l बराबर 0 है तो m बराबर क्या होगा 0। यदि l की वैल्यू हम मान लेते हैं 1 आया, सपोज करिए यदि l की वैल्यू 1 आया है तो m का वैल्यू कितना आएगा, यानी कि 1 आया है तो 1 प्लस माइनस दोनों की तरफ चलता है, यानी कि इसमें कितने वैल्यू होंगे, ये 3 होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 वैल्यू होंगे जिसमें ये प्लस से लेकर के माइनस, यानी कि इसमें m का मान क्या हो जाएगा, m का मान ये हो जाएगा यानी कि +1 0 और यहाँ पर -1, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 0 +1, यानी कि m के 3 वैल्यू होंगे जब l का मान कितना होगा, यहाँ पर ये 1 होगा। तो m का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो सकता है, 0 हो सकता है और -1 हो सकता है। ये सभी जो है m का मान ये प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर देखेंगे यदि l का मान 2 है, सपोज करिए यदि l का मान 2 आया है तो m का मान क्या हो जाएगा, m का मान यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा +2 +1 0, यानी कि यहाँ पर लिखे शून्य सहित +2 +1 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 -2। ये इसके कितने वैल्यू होंगे, यानी कि m की वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगा +2 +1 और इसको जो हो जाएगा यहाँ पे 0। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इसको ऑर्बिटल में शो करते हैं, हम यहाँ पर ऑर्बिटल नाम दिए हैं, यानी कि जीमैन प्रभाव ने क्या बताया था कि सबसेल के अंदर क्या चीज पाया जाता है, ऑर्बिटल पाया जाता है। ऑर्बिटल को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो m की वैल्यू आया, m के लिए किसका प्रयोग करते हैं, s। s के लिए हम एक ऑर्बिटल प्रदर्शित करते हैं, s में तो कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक, ये जो है s के लिए। और यहाँ पर
ए कितना है, एल बराबर 1 है, तो एम बराबर यहाँ पर 3 वैल्यू आया है, तो इसके लिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 3 वैल्यू होंगे, यानी कि यहाँ पर ये पी, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। ए इसमें क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 2px, या ऐसे ही कहने देते हैं, यानी कि यहाँ पर देखेंगे जब एल की वैल्यू 1 है तब एम की वैल्यू यहाँ पर 3 मान हो सकता है, +1 0 और -1 और -1 या उसी को कह सकते हैं 0 और यहाँ पर +1, इन सभी चीज़ों से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ समझ में आया होगा। अब इसका लिखने का तरीका हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर उसको देखते हैं। यहाँ पर यदि एल की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा गया है, 0 लिखा गया है, एल के 0 के लिए यहाँ पर एम का मान क्या होगा, एम बराबर 0 होगा। तो एम बराबर 0 के लिए ऑर्बिटल क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, और यदि एल की वैल्यू कितना हो, 1 हो, तो एम के लिए एम का मान कितना हो जाएगा, +1, और जो वहाँ पर लिखा है +1, और यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर -1, इसके लिए 3 ऑर्बिटल बनेगा, एक प्लस दिखाएगा, एक 0 दिखाएगा, एक माइनस दिखाएगा। अगर से एल की वैल्यू यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर इसमें और बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, यानी कि यहाँ पर -2 यहाँ प्लस कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, -1 0 और यहाँ पर +1, यहाँ पर हो जाएगा +1 इत्यादि। इसी को हम क्या बोलते हैं, यानी कि इसी को हम बोलते हैं, ये लाइन एल के किसी मान के लिए एम का मान जो होगा +L से लेकर के -L तक होता है। इसको हम यहाँ पर याद रखेंगे, और इसके आगे देखेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को हम यहाँ पर नोट करेंगे, और इसके जो है इसके आगे जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं तो उसको हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ये नेक्स्ट पॉइंट जो उसमें था, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर 5 पॉइंट, तो यहाँ यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं n के किसी मान के लिए अगर से हमको n का मान पता हो, n का मान अगर से पता हो, तो n के कुल मानों की संख्या जो होती क्या होगी, अगर से हमको n का मान पता हो, n का मान पता हो, तो m का मान पता करने के लिए क्या हो जाएगा, n² होता है। यानी कि सपोज करिए कि n की वैल्यू यहाँ पर 2 दे दिया गया है, तो उसमें पूछ लिया गया है m की वैल्यू कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अर्थात यहाँ m क्या आएगा 4 क्या है, ए ऑर्बिटल, 4 क्या है, ए ऑर्बिटल। यदि m की वैल्यू यहाँ पर क्या आया है, 1 आया है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो m 1 आएगा, ये 1 क्या है, ये ऑर्बिटल। ऐसे ही यानी कि कह सकते हैं n का मान, n का जो मान होता है, n के किसी मान के लिए m के मानों की संख्या कोष में कक्षकों की संख्या के n² में क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसको हम याद रखें। यानी कि अगर से कक्षक इसमें हमको कक्षकों की संख्या यानी कि n की वैल्यू, आगे क्वेश्चन आएगा हम उसमें बोलेंगे, तो यहाँ पर यदि हमको n की वैल्यू पता है, ये n की वैल्यू अगर से कुछ भी n बराबर 1 है, तो यहाँ पर m का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका n का स्क्वायर कर देंगे तो संख्या निकल आएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू n² है, तो यही चीज़ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर से यहाँ पे l का मान पता हो, l के मान से हमको अगर से निकालना है, l के किसी मान के लिए m का मान क्या होता है, l के किसी मान के लिए कह सकते हैं कि m का मान, l का मान यदि पता हो तो m का मान कैसे निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर 2l + 1 इस फार्मूले से वहाँ पर निकालेंगे, यानी कि 2l + 1 से यहाँ पर उसमें निकालेंगे। अगर से l का मान हमको पता है, मान लेते हैं l का मान यहाँ पर l बराबर कितना है, 0 है,
तो उससे हमको यम का मान पता हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यम बराबर यहाँ पर क्या पता करेंगे, तो यम बराबर यहाँ पर लिखेंगे, फार्मूला हमारा क्या है 2l + 1, यानी कि l बराबर 0 है, 2 × l प्लस क्या है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1, यानी कि यहाँ पर m बराबर जब 0 है तो उसमें ऑर्बिटलों की संख्या कितनी है 1 है। पेपर में ऐसे पूछेगा कि दे देगा यहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए कि एल की वैल्यू यहाँ पर एल बराबर 0 दिया गया है। अब उसमें आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि यहाँ पर कुल यहाँ पर ऑर्बिटलों की संख्या बताइए, कुल जो है ऑर्बिटलों की संख्या बताना रहेगा। तो इसमें इस फार्मूले से यानी कि वहाँ पर कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं, यानी कि यदि L का मान अगर से 0 के बजाय 1 है तब इस फार्मूले पे रखिए यम का मान पता हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यम का मान पता करने के लिए यहाँ पर निकालेंगे 2l + 1 फार्मूले से, 2 × 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 2 ये हो जाएगा 2 + 1 = क्या आएगा 3। यानी कि यहाँ पर जब l का मान 1 होगा तब m का मान कितना हो जाएगा 3, यानी कि उसमें ऑर्बिटल बोले तो डब्बा, जो ये डब्बा यहाँ पर बनाए हैं, यानी कुल उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे 3 ऑर्बिटल होंगे। जब l का मान 1 होगा तो उसमें m के कितने ऑर्बिटल होंगे 3 ऑर्बिटल होंगे। यानी कि इस प्रकार से आगे वहाँ पर न्यूमेरिकल आएगा, उसमें हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको आप लोग कंठस्थ करते रहिए और देखेंगे, कह सकते हैं यहाँ पर जो यम के कुल मान होंगे उपकोष में कक्षकों की संख्या उपकोष में कक्षकों की कुल संख्या कहलाती है। जितनी भी वहाँ पर कक्षकों की संख्या होगी वही आपका क्या कहलाएगा, कक्षकों की संख्या ये क्या कहलाएगा, कुल उपकोष कहलाता है। तो ये सभी याद रखेंगे। ये हमारा क्या था, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था। अब हम आते हैं इस पे, अब हम यहाँ पर आते हैं लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। तो स्पिन क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या यहाँ पर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो चक्रण क्वांटम संख्या होता है, चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि फोर्थ, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं स्पिन क्वांटम, ये फोर्थ टाइप का जो है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को हम यस से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर यस क्या प्रदर्शित करता है, यस देखेंगे किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और देखेंगे अपने अक्ष पर, कहने का मतलब जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। यानी कि इधर घूमते भी हैं लेकिन वो अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। कहने का मतलब हम इसको अगर से हम इस रूप में दिखाएं, जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे ये इधर भी घूमेगा और ये इलेक्ट्रॉन देखेंगे यहाँ पर इधर भी घूमेगा, यानी कि ये अपने अक्ष पर भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये घूमते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने एक्सिस पर भी, यानी कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है अपने अक्ष पर भी वो चक्कर, यानी कि एक दो दिशा में चलते हैं, एक क्लॉकवाइज चलता है, एक एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो जिसको हम इलेक्ट्रॉन को हम इस एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर से हम समझेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी एक यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है ये रोटेट करते रहते हैं, यानी कि मूव करते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर से भी चलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से, यानी कि जैसे यहाँ पर ये इसका भी चक्कर लगाएगा और अपना भी यहाँ पर ये लगाएगा।
तो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जैसे हमको दिखाना है, यहाँ पर एक एरो ऊपर की तरफ और एक एरो हमारा किधर रहेगा, नीचे की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने का तरीका है। अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि यम के किसी मान के लिए, यम के किसी मान के लिए, यम के किसी मान के लिए जो यहाँ पर यश का 2 मान होगा, एक तो +1/2 और एक -1/2। यानी कि एक देखेंगे जो एरो ऊपर की होगा प्लस होगा, जो एरो नीचे होगा वो यहाँ पे 1/2 प्रदर्शित करेगा। इसको हम याद रखेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, यह क्वांटम संख्या किसी परमाणु अथवा आयन के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करती है। और उसके बाद हम कह सकते हैं इसका जो कोणीय संवेग होगा, ये कह सकते हैं जो स्पिन क्वांटम संवेग होगा, स्पिन कोणीय संवेग, स्पिन कोणीय संवेग, स्पिन कोणीय संवेग। स्पिन कोणीय संवेग इसका क्या होता है, h/2 पाई। यहाँ पर ये देखेंगे h/2 पाई इक्वल टू हो जाएगा √, यहाँ पर हो जाएगा s प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा s प्लस 1। या इसी को हम कह सकते हैं h कट के रूप में भी लिख सकते हैं। h कट के रूप में अगर से लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, h कट इक्वल टू क्या हो जाएगा s प्लस 1। और या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है h कट अपान, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये h कट अपान हो जाएगा आपका, चाहे यहाँ पर पाई लिखिए या ना लिखिए, हम इतना ही लिखते हैं। तो यहाँ पर h/2 पाई, जहाँ पर ये h कट बराबर क्या है, h कट बराबर क्या है h/2 पाई। यानी कि ये चीज़ हम याद रखेंगे। स्पिन क्वांटम संख्याओं के लिए कोणीय संवेग का मान, इसको हम याद रखेंगे। ये हम आपको ये चारों क्वांटम संख्याओं को हम यहाँ पर बताए हैं। अब इस चारों क्वांटम संख्याओं से संबंधित किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है, अब हम इसकी व्याख्या जो है यहाँ पर बताते हैं। यानी कि इसको आप सभी जो है इसका बुक के माध्यम से आप सभी इसका जो है यहाँ पर नोट बना लेंगे और यहाँ पर देखेंगे बुक में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, हम उसकी जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे पूछेगा कि मुख्य क्वांटम संख्या, एक क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए उसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। तो मुख्य क्वांटम संख्या एक क्वेश्चन है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। तो यहाँ पर मान लेते हैं n बराबर कितना दे दिया गया है 3, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर कितना दिया गया है 3। कोश में कुल उपकोषों की संख्या, कोश में कुल उपकोषों की संख्या का गणना कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में पूछता है, ये प्रश्न है। इसमें देखिए मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दे दिया गया है, अर्थात n बराबर 3 दिया गया है। इसमें कुल उपकोषों, उपकोष को क्या बोलते हैं, उपकोष यानी कि सबसेल, यहाँ पर क्या बोलेंगे सबसेल की संख्या बताना। सबसेल इसमें चारों क्वांटम संख्याओं में कौन बताता है, ये सबसेल क्या है L का मान बताता है। तो यानी कि अब हम पढ़ाते समय आपको ये बताए थे कि किसी यहाँ पर किसी L का मान देखेंगे, यानी कि
जितनी उसकी यहाँ पर कोष होगा उसमें उपकोषों की संख्या उतना ही होगा। तो यानी कि यहाँ पर वही लाइन हम लिखेंगे, तो यानी किसी कोष में कुल उपकोषों की संख्या, किसी कोष में उपकोषों की संख्या, उपकोषों की संख्या, किसी कोष में उपकोषों की संख्या, कोषों की संख्या, कोषों की संख्या के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे सबसेल यानी कि एल की वैल्यू कितना होगी 3। यहाँ पर कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एल की वैल्यू यहाँ पर 3 है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल बराबर 3। यही आपका लगाने का तरीका है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि यहाँ पर इसको बता देते हैं पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया गया है, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3, मुख्य क्वांटम संख्या n इज इक्वल टू कितना है 3। मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3 के लिए सभी संभावित कक्षकों को हम यहाँ पे किससे प्रदर्शित करते हैं, ऑर्बिटल्स। किससे प्रदर्शित करते हैं, संभावित कक्षकों या ऑर्बिटल्स। मुख्य क्वांटम संख्या 3 के लिए सभी संभावित कक्षकों या ऑर्बिटल की गणना कीजिए। अब इसमें देखिए, यहाँ पर हम बताए थे मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 दिया गया है, तो इसमें संभावित कक्षकों यानी कि ऑर्बिटलों की संख्या पूछा है। यानी कि ऑर्बिटलों की संख्या बराबर क्या होता है, ऑर्बिटल की संख्या एक फार्मूला बताया गया था n²। यदि n की वैल्यू दिया गया 3 तो ऑर्बिटल की संख्या कितना निकल आएगा, n की वैल्यू यहाँ पर 3 दिया गया स्क्वायर, यहाँ पर ऑर्बिटलों की संख्या कितना आ जाएगा 6 यानी कि 6। ऑर्बिटल की संख्या इसमें कितनी आ गई 6, यानी कुल ऑर्बिटलों की संख्या यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये 6 नहीं, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 या 9 6 लिख दिए थे, यानी कुल ऑर्बिटलों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको क्वांटम संख्या से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम इसके क्वांटम संख्याओं पर कुछ न्यूमेरिकल्स को और लगाना आपको बताएंगे। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो तब तक यहाँ पर आप लोग यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्या होता है इसको पूर्ण रूप से, इसको बढ़िया से स्टडी करके फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को जिस प्रकार से यहाँ पेपर में पूछता है तो और हम इसके ऊपर हम वीडियो यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे। तो बाकी जो है और इससे संबंधित क्वेश्चंस जो है क्वांटम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस को हम इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन बताएंगे। तो तब तक के लिए इतना आप लोग याद करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।